हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेस। तो बच्चों, लास्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर में हमने एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को देखा था। हमने देखा था किस तरीके से जो टेलोमेरिक सीक्वेंस होता है वो रह जाता है रेप्लिकेट होने को, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। हर बार जितनी बार भी मल्टीपल टाइम्स हमारी रेप्लिकेशन साइकिल चलती है उतनी बार ही जो टेलोमेरिक एंड होता है, जो टेलोमेरिक सीक्वेंस होता है वो एक्सटेंड होता जाता है, जिसे हम 3 प्राइम ओवरहंग वाला सीक्वेंस कहते हैं, और वो एक्सटेंड हो जाता है। ये 3 प्राइम ओवरहंग यानी टेलोमेरिक सीक्वेंस जो होता है वो पैरेंटल डीएनए में होता है, ओके। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है उसकी लेंथ छोटी होती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे वैसे तो टेलोमेरिक सीक्वेंस में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट हर बार जब भी रेप्लिकेशन साइकिल चलती है तो ये जो एंड है वो एक्सटेंड होता जाता है, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो उसकी लेंथ छोटी होती जाती है। तो कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, इम्पोर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसका लॉस होने लगता है, और इसको हम डीएनए डैमेज कहते हैं, और इसी को ही हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होता है वहां पे सेल एरर स्टेज में चली जाती है, यानी कि उसका डिवीजन अब वहां पे स्टॉप कर दिया जाता है। तो हमारे बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उसमें एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकती हैं, जैसे जर्म सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती है, कैंसर सेल होती हैं। इनके पास टेलोमेरेज एंजाइम होता है। टेलोमेरेज एंजाइम का जीन सभी सेल्स के पास होता है, सोमैटिक सेल्स के पास भी होता है, जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स, कैंसर सेल्स सबके पास होता है, बट वो हर सारी सेल्स जो होती हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। इसलिए सोमैटिक सेल्स में इसका जीन होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है टेलोमेरेज का, तो इसलिए उसमें जब एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है, यानी हेफलिक लिमिट आने के बाद में वो सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाती हैं। लेकिन जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स जो होती हैं ये इनमें टेलोमेरिक एंजाइम जो होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है, उसका जीन एक्सप्रेस हो जाता है और टेलोमेरिक एंजाइम बन जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी टेलोमेरिक सीक्वेंस जो कि रेप्लिकेट नहीं हुआ था उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से टेलोमेरिक एंजाइम जो है वो वर्क करता है और किस तरीके से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने सबसे पहले हम लेक्चर में टेलोमेरिक एंजाइम को ही देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। टेलोमेरिक एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि ये जो एंजाइम है इसके पास में एक आरएनए सीक्वेंस होता है। ये जो टेलोमेरिक एंजाइम होता है इसके पास जो आरएनए सीक्वेंस होता है ये अपने उसी आरएनए सीक्वेंस को एज अ टेम्पलेट यूज करता है, और पेरेंटल स्ट्रैंड जिसमें कि 3 प्राइम ओवरहैंग प्रेजेंट था उसी को एक्सटेंड करता है, मतलब वहां पे डीएनए के सिंथेसाइज कराता है आरएनए को टेम्पलेट बना के। अभी जब मैं आगे आपको इसको बताऊंगी डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेलोमेरेज है ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो टेलोमेरिक एंजाइम होता है वो अपना आरएनए यूज करता है एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए। तो टेलोमेरिक एंजाइम की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि ये एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि इसके पास एक आरएनए स्ट्रैंड होता है जिसको वो एज अ टेम्पलेट यूज करता है, और पेरेंटल स्ट्रैंड जिसमें कि 3 प्राइम ओवरहैंग था, यानी जो टेलोमेरिक सेगमेंट था लास्ट वाला, उसी को ये अपने आरएनए को एज अ टेम्पलेट बना के उस स्ट्रैंड को ये एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। अब इसीलिए इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया आरएनए टेम्पलेट यूज करता है टू सिंथेसाइज डीएनए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी टेलोमेरिक एंजाइम की। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी। तो आपने ये पॉइंट इसके लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो 3 प्राइम ओवरहैंग वाला सेगमेंट होता है वहाँ पे कौन से जेनेटिक कोड्स होते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस जो होते हैं वहाँ पे टी टी जी 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 टी टी जी
जी जी जी, फिर टी टी जी। इस तरह से मतलब रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं ये। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम टी टी के बाद में एक ए लगा दें, ठीक है। तो ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है, इसीलिए इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, यूजलेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब बताती हूँ कि किस आगे कैसे टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो इसको वर्क करता है। अब मान लें ये एक पैरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ इसके नीचे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बना है। अब आप सोचें कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो है ये एक लैगिंग स्ट्रैंड है, इसलिए यहाँ से एक न्यू स्ट्रैंड बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और ये जो आपका ये सेगमेंट जो था ये इतना, ये आपका क्या था, टेलोमेरिक सेगमेंट था, और इसी को हम 3 प्राइम ओवरहैंग वाला सेगमेंट कह रहे हैं, ठीक है। और जो न्यू सिंथेसाइज यानी लैगिंग स्ट्रैंड वाला जो डीएनए था वो यहाँ पे इतना छूट गया। अब क्या होता है, टेलोमेरेज एंजाइम आता है। टेलोमेरेज एंजाइम कैसा होता है, मान लें ये इसका ये है टेलोमेरिक एंजाइम, और यहाँ इसके पास एक आरएनए टेम्पलेट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है कैसा होता है, टी टी जी टी टी जी 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 करके है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे टी टी जी 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 टी टी जी जी, ठीक है। और आरएनए में क्या होगा, ए सी 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 ए सी 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 ए सी सी सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये टेलोमेरिक स्पेस सीक्वेंस इसी के इसके जस्ट जो अपोजिट सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे होगा, और ये टेलोमेरिक एंजाइम आके यहाँ पे रिक्रूट हो जाएगा, ठीक है। कौन रिक्रूट करता है वो अभी बताती हूँ आपको। तो अब क्या होगा कि अब ये यहाँ तक 3 प्राइम था एंड था, ठीक है। ये 5 प्राइम है और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है ये। अब ये आया और ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। टेलोमेरिक एंजाइम यहाँ पे आया इस तरह से, ठीक। और ये इसके पास आरएनए टेम्पलेट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ तक ये है, इसको और आगे एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। इस टेम्पलेट को, मतलब ये जो टेम्पलेट है ये आरएनए टेम्पलेट है, ठीक है। ये आरएनए टेम्पलेट है, ठीक। अब इस आरएनए टेम्पलेट के बेसिस पर यहाँ पे आगे सीक्वेंस डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये आरएनए है, यहाँ पे ये आरएनए लगे हैं, आरएनए की टेम्पलेट है। अब इस आरएनए की टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ऊपर क्या होगा, सिंथेसाइज होगा डीएनए, ठीक है। जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ए जी सॉरी सी 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 ए सी सी सी, ठीक है, सी ए। अब यहाँ पे ए है तो ऊपर साइड में जब न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा, मैं इसको यहाँ से रब करूँ तो क्या होगा, यहाँ तक डीएनए बन जाएगा, ए के नीचे यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, इस तरह से, फिर यहाँ टी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, टेलोमेरिक एंजाइम क्या कर रहा है कि ऊपर जो पेरेंटल डीएनए है जहाँ पे ये 3 प्राइम एंड था उसी को ही और ये एक्सटेंड करता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या करता है, इसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देता है, ठीक। और ये क्या होता है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए तो यहीं तक था और ये इसको इतना ज़्यादा आगे एक्सटेंड करता हुआ चला गया, ठीक है। ये एंजाइम इसको और आगे एक्सटेंड करता हुआ चला गया, ठीक है। ये आरएनए टेम्पलेट है, ठीक।
इतनी बात आपको समझ में आई कि कैसे क्या हुआ कि पहले पेरेंटल डीएनए का ये 3 प्राइम जो ओवरहैंग वाला सेगमेंट था ये ऐसे ही बगैर रेप्लिकेट हुए बचा हुआ था। अब क्या होता है कि टीलोमेरिक एंजाइम मतलब जिसके पास एक आरएनए टेम्पलेट होती है, आरएनए टेम्पलेट के बेसिस पर ये क्या करता है, इसी टीलोमेरिक सीक्वेंस को आगे एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, ये टीलोमेरिक सीक्वेंस को ये देखिए आगे ये एक्सटेंड करता हुआ चला जाता है। ये यहाँ पे था और अब देखिए यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये आगे एक्सटेंड करता है, अब ये जगह खाली बची, तो यहाँ पे क्या होता है कि तो यहाँ कौन आता है, यहाँ आता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। और मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है वो क्या करता है, पॉलीमरेज अल्फा आरएनए प्राइमर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने ये आरएनए प्राइमर बनाया। ठीक, क्योंकि अब इसके पास काफी स्पेस होगी ना, पहले यहाँ तो स्पेस कम थी। अब जब टीलोमेरिक एंजाइम ने क्या किया, ऊपर वाले पेरेंटल डीएनए को जो लास्ट पोर्शन था उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे काफी सारी स्पेस हो गई। जब बहुत सारी स्पेस हो गई तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज आया उसने आरएनए प्राइमर बना दिया। ठीक है, आरएनए प्राइमर बना दिया। अब आरएनए प्राइमर बनाने के बाद में क्या हुआ कि अब वो यहाँ पे अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर बनने के बाद में अब न्यू डीएनए यहाँ से सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर से ठीक जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन आएगा और वो इसको सिंथेसाइज करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी क्या होता है कि ये जो टीलोमेरिक एंजाइम होता है वो पेरेंटल डीएनए का जो 3 प्राइम ओवरहैंग वाला सेगमेंट होता है उसको और एक्सटेंड करता जाता है, और क्या होता है कि फिर आगे वो बढ़ जाता है, तो वहां पे फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आता है और वो वहां पे प्राइमर बनाता है, और आगे जो एप्सिलॉन या डेल्टा वो आके क्या करते हैं, आगे का डीएनए को सिंथेसाइज कराते हैं, और फिर वही होता है कि लास्ट में जो निक गैप बचता है उसको लाइगेज जाके फिल कर देता है। ठीक है, अब ये सोचे कि अब ये कितना यूजफुल है। ठीक है, इससे कितनी, जैसे कि क्या हो रहा था कि हमेशा अब ये जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए था ये छोटा होता जा रहा था, तो मान लें कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि रेप्लिकेट होनी थी, बट अब वो नहीं हो पा रही थी, तो क्या हुआ कि टीलोमेरिक एंजाइम ने क्या किया कि इस जो टीलोमेरिक सीक्वेंस है जिसका यूज नहीं है उसको और एक्सटेंड कर दिया। जब उसको एक्सटेंड कर दिया तो वहां पे पॉलीमरेज अल्फा आया और वहां पे उसने क्या कर दिया, आरएनए प्राइमर बनाया, और न्यूली जो डीएनए छोटा था वहां पे भी उसने डीएनए को रेप्लिकेट करवाया और न्यू डीएनए सिंथेसाइज करवाया। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा ने। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन छूट रही थी वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो गई। ठीक, तो ये मेन काम होता है टीलोमेरिक एंजाइम का। होप सो आपको ये चीज पता समझ में आई हो कि मैं फिर से एक बार सही से आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम हर बार जब मल्टीपल टाइम रेप्लिकेशन साइकिल चलती है तो जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती जाती है, और जो उसका टीलोमेरिक सेगमेंट होता है वो रेप्लिकेट होने को बच जाता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब मल्टीपल टाइम के तक ये रेप्लिकेशन साइकिल चलती है तो जो इम्पोर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला सेगमेंट होता है वो भी रेप्लिकेट होने को बच जाता है, क्योंकि न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड जो था वो और छोटा होता जाता है। ठीक है, तो अब उस इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट कराने के लिए तो क्या होता है, टीलोमेरिक एंजाइम आता है और वो 3 प्राइम ओवरहैंग को क्या करता है, जो टीलोमेरिक सेगमेंट होता है उसको ये एक्सटेंड करा लेता है। कैसे? क्योंकि इसके पास एक आरएनए टेम्पलेट होती है, उस आरएनए होता है मतलब आरएनए का सेगमेंट होता है, उसी आरएनए के सेगमेंट को ये एज अ टेम्पलेट यूज करता है, और पेरेंटल स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम ओवरहैंग वाला सेगमेंट था उसको ये आगे एक्सटेंड कर देता है। जब आगे एक्सटेंड कर देगा, ये तो यूजफुल है ही नहीं ना, इस वाली ये तो सेगमेंट यूजफुल है नहीं, बट यहाँ पे कोई ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी जो यूजफुल थी। अब क्या हुआ कि जब ये इसको आगे एक्सटेंड कर देगा तो ये काफी सारी स्पेस खाली बची थी, जिसपे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आया और वहां पे उसने प्राइमर बना दिया। ठीक है, प्राइमर बनाने के बाद अब एप्सिलॉन या डेल्टा क्या करेंगे, वहां से आगे
जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए को नया डीएनए प्राइमर से नया डीएनए बनाएंगे, फिर वो बाद में निक गैप वगैरह लाइगेशन वगैरह होगा और ये डीएनए बनता जाएगा और इससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो कवर हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। अब देखें, अब ये चीज तो आपको समझ में आया कि टेलोमेरिक एंजाइम आया, इस तरह से इसने वर्किंग की। अब ये सोचे कि टेलोमेरिक एंजाइम को लाता कौन है और कब तक ये आगे एक्सटेंड करता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी टेलोमेरिक एंजाइम है तो एक्सटेंड करता जाएगा, सेल को भी जो डिवाइड होना है उसको कहीं तो टेलोमेरिक एंजाइम को रुकना भी पड़ेगा। तो इसको कैसे रोका जाता है वो देख लें। तो इसमें 3 प्रोटीन जो होते हैं उनका काम होता है, रिफ, रैप और CDC13, ठीक है, इनका काम होता है। क्या होता है कि जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो टेलोमेरिक सेगमेंट पे, अब चूंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे पॉलीमरेज अल्फा वो बढ़ेगा तो पॉलीमरेज अल्फा आएगा और वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उस पे 2 प्रोटीन होती हैं, एक होती है रिफ और रैप, ठीक है, ये रैप है और इसके ऊपर रिफ लगी होती है। तो ये क्या है, ये रिफ 1 है और ये रिफ 2, ठीक है, ये भी रिफ 1 है, रिफ 2 है। तो ये रिफ और रैप प्रोटीन होती है और आगे जो ये टेलोमेरिक सेगमेंट जो था, ये आगे सिंगल स्टैंडर्ड जो सेगमेंट था, इस पर भी एक प्रोटीन होती है और हम उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, हम उस प्रोटीन को कहते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम CDC13 कहते हैं, ठीक है। तो ये रिफ और रैप प्रोटीन है और ये CDC13 है। ये याद रखिएगा, रिफ और रैप प्रोटीन जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, जो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड वाला स्ट्रैंड होता है उस पे होती है और जो CDC13 होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड वाले पे होती है। तो जो CDC13 होती है ये रिक्रूट कराती है टेलोमेरिक एंजाइम को, ठीक है, क्या कराती है, ये टेलोमेरिक एंजाइम को रिक्रूट कराती है, टेलोमेरिक एंजाइम को ये रिक्रूट कराती है किस पे, जो 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहंग वाला सेगमेंट था, यानी टेलोमेरिक सेगमेंट पर ये क्या करती है, टेलोमेरिक एंजाइम को लेकर आती है, रिक्रूट कराती है। तो ये इसको रिक्रूट कराती है, लेकिन जो रिफ और रैप होते हैं ये टेलोमेरिक एंजाइम को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। लेकिन रिफ और रैप जो होता है ये थोड़े कमजोर प्रोटीन होते हैं और CDC13 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है और टेलोमेरिक एंजाइम भी स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है। तो क्या होता है कि जब अभी तो रिफ और रैप के जो नंबर अमाउंट है वो कम होता है, ठीक है, रिफ और रैप का अमाउंट जब तक कम रहेगा तब तक तो CDC13 जो होता है वो रिक्रूट करता जाएगा। जैसे रिफ और रैप का अमाउंट इतना बढ़ जाए कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, वैसे मान लें कि अभी तो ये दोनों बहुत कमजोर थे, ठीक है, CDC13 बहुत ताकतवर था। अब क्या हुआ कि ये रोक रहे थे पर वो टेलोमेरिक एंजाइम रुक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि CDC13 जो वैसे भी स्ट्रॉन्ग था और टेलोमेरिक एंजाइम भी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों चले आ रहे थे और ये दोनों इसको दबा दे रहे थे, ठीक है, मतलब कि इसके ये कमजोर पड़ रहा था इन दोनों के सामने। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो टेलोमेरिक एंजाइम है इस सेगमेंट को आगे बढ़ाता जाएगा, ठीक है, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाता जाएगा और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके फिर से डबल स्टैंडर्ड, मतलब वो प्राइमर बनाकर और फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता जाएगा। तो जैसे जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता जाएगा तो रिफ और रैप का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जितना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा उतने ही रिफ और रैप के प्रोटीन वहां आके लगेंगे। जैसे कि यहाँ तक ये था, अब ये और बड़ा सेगमेंट बन गया, ठीक है, और यहाँ तक क्या था, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए था। जब ये आगे बढ़ा तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये और आगे बनता गया, ठीक। अब यहाँ पे रिफ और रैप प्रोटीन थी, पहले यहाँ पे 2 प्रोटीन लगी हुई थी, ठीक है, ये मान ली रिफ रैप प्रोटीन है, ठीक है, रिफ रैप प्रोटीन है। अब ये जब आगे बढ़ा तो ये प्रोटीन और बढ़ गई, जितना डबल स्टैंडर्ड बनेगा उतनी बार क्या होगा, प्रोटीन बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे CDC13 तो लगा ही था, ठीक है, ये CDC13 लगा हुआ है। अब फिर ये और आगे सेगमेंट बढ़ेगा तो ये डीएनए जो स्ट्रैंड है ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, ये और बड़ा हो जाएगा
और चूंकि ये और बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस है ये और ज्यादा हो जाएगी। अब इस यहाँ पे क्या होगा है कि अब ये इसका अमाउंट जो है, यानी कि जो तुम आपके रिफ और रैप प्रोटीन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होते होते बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इनका अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ कि जितना ज्यादा अमाउंट हो गया, अब ये क्या करेगा, रिफ और रैप ये टीलोमेरिक एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोक देगा। इतना अमाउंट इसका सफिशिएंट हो जाएगा कि ये अब इसको आसानी से रोक देगा, और यहीं पे जैसे ही इसको इनहिबिट करेगा टीलोमेरिक एंजाइम हट जाएगा और यहाँ पे डीएनए का जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। देखिए ये जो सेगमेंट लास्ट में बच रहा है इसका कोई यूज नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये टीलोमेरिक सीक्वेंस जो होते हैं उनका यूज नहीं होता है। अगर टीलोमेरिक सीक्वेंस खाली बचा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है हर एप्लीकेशन साइकिल में ये सीक्वेंस जो है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो और छोटा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसका लॉस हो रहा था। तो उसी इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो उसको सॉल्व करने के लिए ये टीलोमेरिक एंजाइम आता है और क्या करता है कि इस सेगमेंट को जो टीलोमेरिक सेगमेंट सीक्वेंस था उसको और आगे बढ़ा देता है। जब वो उसको आगे बढ़ा देता है तो फिर प्राइमर आता है और वो क्या करता है, जब उसको स्पेस मिलती है प्राइमर को यानी कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को, तो वो वहां पे प्राइमर बनाता है। प्राइमर बनाने के बाद में क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा आता है और डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस करा देते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो बना देते हैं। ठीक, अब इस सीक्वेंस की जरूरत नहीं, ये सीक्वेंस और बढ़ता जाता है और इस तरह से प्राइमर आते हैं और वो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आता है और प्राइमर बना के फिर से वो डीएनए को सिंथेसाइज, आगे की डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी जो रेप्लिकेट नहीं हो पा रही थी, जो बच ही जा रही थी, वो रेप्लिकेट होती है, वहां पे प्रॉपर डीएनए को बना दिया जाता है। और बाकी जो लास्ट में ये टीलोमेरिक सेगमेंट बचता है इसका कोई यूज नहीं होता है। कौन रिक्रूट कर रहा था टीलोमेरिक एंजाइम को? CDC13 रिक्रूट कर रहा था। CDC13 जो था वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में प्रेजेंट था, यानी जो पेरेंटल स्ट्रैंड था, जो टीलोमेरिक सीक्वेंस वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वहां पे CDC13 था सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, वहां पे ये रिक्रूट कर रहा था टीलोमेरिक एंजाइम को। और जो प्रोटीन होते हैं रिफ और रैप, ठीक है, और ये मैं जो ये केस बता रही हूँ ये ईस्ट के केस में बता रही हूँ। ठीक है, और ह्यूमन के केस में ये प्रोटीन का नाम जो होता है वो अलग होता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो अभी इसको देखें, रिफ और रैप, ये जो रिफ और रैप होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होते हैं और CDC13 जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में होता है। रिफ और रैप जो होते हैं वो टीलोमेरिक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये कमजोर प्रोटीन होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये इसे प्रॉपर इनहिबिट नहीं कर पाते। कब तक इनहिबिट नहीं कर पाए? जब तक कि इनका जो है सफिशिएंट अमाउंट ना प्रेजेंट हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे टीलोमेरिक एंजाइम आगे इस डीएनए को एक्सटेंड करता जाएगा तो जो नीचे वाला जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है वो आगे और बनता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे न्यू डीएनए बनता जाएगा यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो ये रिफ और रैप आगे भी इस पे आके बाइंड होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ और रैप का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका अमाउंट इतना इंक्रीज हो जाएगा कि ये आसानी से टीलोमेरिक एंजाइम को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट करने के बाद अब टीलोमेरिक एंजाइम नहीं आएगा और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा और चूंकि अब इस सेगमेंट की कोई खास जरूरत है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मेन जो हमारा मोटिव था इस टीलोमेरिक एंजाइम के आने का और यहाँ पे डीएनए को सिंथेसाइज करवाने का, वो बस इतना था कि जो इम्पोर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो जो रेप्लिकेट नहीं हो पा रही थी उसका लॉस ना हो, इसके लिए ये आया था और इसने ऐसा वर्किंग एक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये चीज खत्म होती है। मैंने आपको बताया था कि जो ये मैं इसे रब कर देती हूँ। तो ह्यूमन से केस में हम ये टिंट, TPP, पॉड, TRF और रैप, इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम यूज करते हैं इस रिफ और रैप और CDC13 वाले सेगमेंट की जैसे। तो
उसकी खास आपको इंफॉर्मेशन नहीं, बस आपको ये जानना है कि हाँ इसमें इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमंस में। और मेन आपको टेलोमेरिक एंजाइम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। तो आज यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को भी पूरा पढ़ लिया है और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी यहाँ पे अब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और फिर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।